नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजों के साथ। आज पहली तिमाही के एचडीएफसी बैंक के नतीजे सामने आए। नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई अनुमान के मुताबिक रही, लेकिन एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक के जून तिमाही के नतीजों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे हर्ष बताएं कि कैसे रहे नतीजे, इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। एचडीएफसी बैंक के जो Q1 FY23 के नंबर्स है उसमें जो नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर है लार्जली हमारे जो एस्टिमेट्स थे उसके लाइन में आए हैं, तो वो अराउंड 14,500 करोड़ से जस्ट नीचे आया है वो पर्टिकुलर नंबर। तो 14.5% ग्रोथ बताते हुए वो नंबर काफ़ी अच्छा नंबर है अभी के लिए। पर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें वो उस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव आया है। 6% जब हम सिक्वेंशली देख रहे हैं वो गिर चुका है 6% से, और जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो एब्सोल्युटली फ्लैट अराउंड 1.5% ग्रोथ दिखाया है जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अराउंड 1000 करोड़ हमारे एस्टिमेट से लोअर आया है। तो कंसेंसस एस्टिमेट से वो उस पर काफ़ी एक अच्छा प्रभाव आया है ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। सो उसको देखना पड़ेगा। एक चीज़ जो है प्रोविजंस नंबर अच्छा आया है, बेटर आया है। प्रोविजंस लोअर आए हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से, वो 3200 करोड़ से भी नीचे आए हैं। 10% जब हम अपने नंबर्स और एस्टिमेट्स को डालें तो 10% लोअर उससे भी, तो एक अच्छा नंबर वो पर्टिकुलर फ्रंट पे। जब हम पैट नंबर को देख रहे हैं तो वो नंबर अराउंड 9200 करोड़ के जस्ट नीचे आया है, तो वो भी नंबर हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है उससे नीचे आया है। और जो लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में जो 10,000 करोड़ का पैट एचडीएफसी बैंक ने क्लॉक किया था उससे तो ऑलमोस्ट 8 to 9% लोअर आया है वो पर्टिकुलर नंबर। पर ये लार्जली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम आया है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। 30% ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से सारे नंबर्स पे एक प्रभाव आया है। जो जीएनपीए और एनएनपीए नंबर्स है उस पर भी स्लाइट अपटिक दिखा है। जीएनपीए 1.17 से 1.28% पे बढ़ा है, और जो नेट एनपीए नंबर है वो 0.32% से 0.35% तक बढ़ा है। तो करंटली जो देख रहे हैं ओपेक्स की वजह से काफ़ी ड्रैग आया है सारे नंबर्स पे। शुक्रिया हर्ष, ये सारे नतीजे हमको समझाने के लिए। अब रुक करते हैं इसी खबर पर। एचडीएफसी बैंक के एजीएम में बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बैंक ने 90 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं और अब ग्राहकों की टोटल संख्या 9 करोड़ हो चुकी है। भविष्य में बैंक फिजिकल शाखाएं खोलेगा। We continue to enhance our pipeline of products and services to stay competitive, while all adding over 90 lakh new customers during the year, taking the bank's customer base to just over 7 crores. In spite of challenges in the operating environment, the bank opened 734 new branches over the last year. As we endeavor that an increasing number of underserved areas have access to a bank, we are also conscious of evolving need of modern consumers and are catering to future branches being equipped to be physical relationship centers. Our growth drivers are retail assets, commercial and rural banking, corporate banking, government and institutional banking, wealth management, and payments. I'm happy to state that we have made progress across all of these. Alongside, focus on technology remains to maintain a competitive edge in customer service, product innovation, as well as secure banking practices. We are also harnessing the strength of various digital platforms developed by fintechs and other startups for a larger customer base and improve the reach of the bank and innovate new products. और अगली खबर है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। एविएशन इन कंपनियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। कल कंपनियों की मांग के बाद आज ओएमसीसी ने एटीएफ की कीमतों में कटौती की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, बताएं कि एटीएफ की कीमतों में कटौती कर दी, क्या है आपके पास और डिटेल इसके बारे में? एविएशन सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि एयरलाइंस को मामूली राहत मिली है। जो तमाम तेल कंपनियां हैं उन्होंने एटीएफ यानी कि हवाई ईंधन के दाम में मामूली कटौती की है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो 2.2% की कटौती एटीएफ के दाम में की गई है।
तकरीबन 3085 रुपए की ये कटौती की गई है और जो नई रेट होंगे एटीएफ की हवाई ईंधन के दाम की वो 16 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो हवाई ईंधन पर किलोलीटर दिल्ली में 1,38,000 के आसपास पहुंच गया है, जबकि मुंबई में 1,37,000 और चेन्नई और कोलकाता में भी तकरीबन 3,000 की कटौती की गई है। लेकिन ये अगर पूरे साल भर का ट्रेंड देखें तो ये मात्र 2 दफा है जब एटीएफ के दामों में कटौती की गई है। हालांकि ज्यादातर समय एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी ही होती रही, यहां तक कि पिछले महीने 16% की वृद्धि की गई थी। तकरीबन 19,000 रुपए से ज्यादा के वृद्धि की गई थी एटीएफ के दामों में। यही वजह थी कि एयरलाइंस लगातार वो सरकार के दरवाजे पहुंच रही थी, गुहार कर रही थी। एटीएफ के चलते सरकार फौरी तौर पे कुछ कदम उठाए, क्योंकि इसके चलते एयरलाइंस की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एटीएफ हवाई ईंधन किसी भी एयरलाइन के ऑपरेशनल कॉस्ट में 50% तक का कंट्रीब्यूशन करता है और ऐसे में जब एटीएफ के दाम रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए तो एयरलाइंस भी लगातार सरकार से मदद की मांग कर रही थी। लेकिन अब जब तेल कंपनियों ने तकरीबन 2.2% की कटौती की गई है, वो भी इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहे थे, उसके चलते ये कटौती हवाई ईंधन के दाम में की गई है। जाहिर तौर पे ये जो तमाम एयरलाइंस है उनके लिए मामूली राहत की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्रिया समीर, ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। कंपनियों को मामूली राहत मिली है, लेकिन हाँ, राहत मिली है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार नहीं बढ़ेगी, बल्कि बुंदेलखंड के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र काफी धमाकेदार हो सकता है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट, आईबीसी अमेंडमेंट बिल समेत कई सारे जरूरी बिल इसमें पेश करने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं कि कौन कौन से बिल पेश किए जा सकते हैं, क्या है सरकार के एजेंडे में इस बार?
देखिए 18 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और अपोजिशन पार्टीज के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस सत्र के काफ़ी हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि सरकार इन सब के बीच में इस सत्र के दौरान कई अहम बिल पेश कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को इस संसद सत्र में पेश किया जा सकता है। कई ऐसे प्रावधान थे इस बिल के अंदर जिस पर राज्यों को ऐतराज़ था, लिहाजा या तो उसको हटा लिया गया है या फिर उसमें बड़े बदलाव जो हैं वो कर दिए गए हैं। एक अहम प्रावधान था इस बिल में जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को पूरी तरीके से डी लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंदर लाने की बात की गई थी, लेकिन राज्यों को इस पर ऐतराज़ था, लिहाजा इसको हटा लिया गया है। हालांकि कंज्यूमर को उनके एरिया में एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स की फैसिलिटी जो है मिलेगी और सर्विस क्वालिटी के आधार पर वो उनका चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा जहां तक बैंकिंग अमेंडमेंट बिल का सवाल है, इस पर अभी बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी इस पर मंजूरी नहीं मिली है। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार जो है बाद में ये फैसला लेगी कि इस बिल को पेश किया जाए या नहीं किया जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मिनरल माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए MMDR अमेंडमेंट बिल जो है वो भी पेश किया जा सकता है, जिसके ज़रिए सरकार की कोशिश ये है कि कंपनियों को और साथ ही साथ राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स दिया जाए। कंपनियां अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं तो उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगा और जो राज्य ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल ब्लॉक्स को ऑक्शन के लिए लाते हैं उन्हें भी इसके लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। जहाँ तक ACZ में सुधार का सवाल है, ACZ एक्ट में बदलाव किया जा सकता है और जो कंपनियाँ वहाँ पे प्रोडक्शन कर रही हैं उन्हें एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दी जा सकती है। साथ ही साथ IBC अमेंडमेंट बिल भी पेश किया जा सकता है, जिसके ज़रिए सरकार क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर सकती है। शुक्रिया प्रकाश, ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। श्रीलंका में अगले महीने से पेट्रोल डीजल की किल्लत के कारण साप्ताहिक कोटा लागू हो जाएगा। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पेट्रोल डीजल खरीदने में श्रीलंका असमर्थ है और यही वजह है कि पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस पर हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी ने वहां के हालात का जायजा लिया। चलिए आपको दिखाते हैं। लंबी कतारें, लोगों की बहस और पेट्रोल स्टेशन पे आर्मी और एयरफोर्स के जवानों की तैनाती, ये श्रीलंका की सड़कों में अब एक आम दृश्य है। हर तरफ इसी तरीके से लोग आपस में जूझते और लड़ते नजर आ रहे हैं अगर कोई हल्की सी भी लाइन क्रॉस कर देता है तो। इसको लेकर के श्रीलंका की सरकार अब एक नेशनल फ्यूल पॉलिसी लेके आने वाली है, जिसके तहत एक QR कोड दिया जाएगा ताकि जितने भी नागरिक हैं उनको पेट्रोल डीजल सुचारू रूप से मिलता रहे। अब तक के लोगों के कंप्लेन ही हो रहा है कि जो यहाँ पे पैसे वाले और रसूखदार लोग हैं उन्हें ही केवल पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें इन लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। अब जब सरकार नेशनल फ्यूल पॉलिसी लेके आएगी तो इंश्योर जाएगा कि हर एक शख्स को यहाँ पे पेट्रोल और डीजल मिले। आने वाले कुछ वक्त में श्रीलंका को अब पेट्रोल की भी जो शिपमेंट्स है वो भी मिलने वाली है। वहीं कल डीजल की शिपमेंट आ चुकी है और 17 और 18 तारीख के बीच पेट्रोल की शिपमेंट आने के बाद हो सकता है यहाँ के लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। वहीं दूसरी तरफ आप लंबी कतारें देख सकते हैं, हर तरफ इसी का नज़ारा है। आर्मी के जो पर्सनल्स हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। सरकार को जैसी ही जल्दी बन जाती है वैसी कोशिश किया जाएगा कि नए राष्ट्रपति के आने के बाद श्रीलंका की स्थिति को ठीक किया जा सके, लोगों के मन में ये भावना डाली जा सके कि सरकार मौजूद है और उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और नए कानूनों के तहत उन्हें सारी आवश्यक सहूलियतें मिल जाएंगी। यस बैंक से जुड़ी ET Now स्वदेश की अहम खबर पर मुहर लग गई है। ARC के लिए JC Flowers H1 बिडर घोषित हुए हैं। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हमारे साथी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताएं कि क्या है ये पूरी खबर और कौन होगा बिडर? जी हाँ, जैसा कि हमने यहाँ पर ET Now स्वदेश में बताया था, JC फ्लावर को अब बेस बिडर चूज कर लिया गया है यस बैंक की जो ARC फॉर्म होने वाली है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक यस बैंक अपने पास 20% हिस्सेदारी रखेगा और 80% हिस्सेदारी जो कि प्रिफर्ड बिडर जब चूज किया जाएगा उसको मिलेगा। अब ये प्रिफर्ड बिडर कैसे चूज किया जाएगा, इसके बाद बैंक जो बेस बिड मिली है JC फ्लावर से जो कि करीब 11,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, उस बेस पर एक स्विस चैलेंज कंडक्ट करेगा जिसमें कि जो बाकी बिडर्स हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जहां पे कोई और बिडर सामने नहीं आता है
तो जेसी फ्लावर जो कि अभी बेस बिडर है उसी को प्रिफर्ड बिडर मान लिया जाएगा और ये जेवी फॉर्मेशन है जो एआरसी के लिए वो पूरा होगा। रेगुलेटरी अप्रूवल्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है यस बैंक को ये एआरसी फॉर्म करने के लिए, लेकिन जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है और बिडर चूज हो जाता है उसके बाद रेगुलेटर के पास वापस जाना होगा मंजूरी लेने के लिए। साथ ही साथ ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो यस बैंक है वो अपने सारे एनपीएज यानी कि 48,000 करोड़ रुपए के एनपीएज इस एआरसी में ट्रांसफर करेगा और उसके बाद जो फंड रेजिंग की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। शुक्रिया अंकुर, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब रुख करते हैं ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर का। दरअसल एयरलाइंस में मेंटेनेंस में लापरवाही को लेकर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस ने एयरक्राफ्ट लेसर को चिट्ठी लिखी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, बताएं कि ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस विमान लीज पर देने वाली कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या चिंता बताई गई है और आखिर उनको ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर और इस बार मामला जुड़ा हुआ है एयरक्राफ्ट की सुरक्षा को लेकर के। ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इस बॉडी ने एक चिट्ठी लिखी है एयरक्राफ्ट लेसर को। लेसर दरअसल वो होते हैं जो किसी भी एयरलाइन को हवाई जहाज किराए पे देते हैं और इस बार लिखी गई चिट्ठी में एयरबस एयरक्राफ्ट की जो रेगुलर मेंटेनेंस है और उसकी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि एयरबस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, इसका रख रखाव ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसका रेगुलर मेंटेनेंस टेक्नीशियंस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। भारत में इंडिगो एयरलाइन के पास में एयरबस का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है, उनके पास जो फ्लीट साइज है उसमें एयरबस की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि टेक्नीशियंस की गैर मौजूदगी में, क्योंकि एयरलाइन में टेक्नीशियंस हाल ही में बड़े पैमाने पे मास स्ट्राइक पे चले गए थे, तो टेक्नीशियंस की गैर मौजूदगी में जो मेंटेनेंस है वो एयरक्राफ्ट का नहीं हो पा रहा था। ना सिर्फ यही बल्कि जो शेड्यूल मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट का होना चाहिए उसमें भी देरी की जा रही थी। इसके अलावा आरोप यह भी लगाया गया कि इंडिगो मैनेजमेंट के 2 शीर्ष अधिकारी सीधे तौर पे इस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए सीधे तौर पे वो जिम्मेदार हैं। यही नहीं, डीजीसीए जो कि एविएशन रेगुलेटर है और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट लेसर से अपील की गई कि वो इस मामले का संज्ञान ले और फौरी तौर पे अपनी तरफ से जो कदम है वो उठाएं। इस मसले पे हमने डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर से उनका आधिकारिक बयान जानना चाहा। सीधे तौर पे बयान या ऑफिशियल कमेंट नहीं मिला, लेकिन डीजीसीए सूत्रों ने यह जरूर इस बात की पुष्टि की है कि वो इस मामले का संज्ञान लेकर के इस मामले में वो अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहे हैं, एयरलाइन से भी बातचीत कर रहे हैं। जबकि इंडिगो ने इस मसले पे आधिकारिक तौर पे कहा है कि वो जो भी रेगुलेटरी नियम कायदे कानून है उसके तहत वो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कर रहे हैं। बतौर एयरलाइन वो अपने जो नियम है उनका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। लेकिन ये गंभीर मामला है जिसमें एयरक्राफ्ट की सुरक्षा को लेकर के टेक्नीशियंस, ये जो बॉडी है ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस, उन्होंने एयरबस की मेंटेनेंस को लेकर के सवाल यहाँ पर उठाया है। थैंक यू समीर, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और इकोनॉमिक वर्ल्ड में इसको लेकर काफ़ी चिंता जताई जा रही है। लेकिन अगर पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव नियाल की माने तो उनका कहना है कि रुपया बाकी इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले काफ़ी बेहतर हालात में है। उन्होंने हमारी सहयोगी मेघना मित्तल से बात करते हुए कहा कि रुपए को लेकर नज़रिया पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। सान्याल ने कहा कि अगर जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट रुपए में होने लगेगा तो रुपए की स्थिति और भी बेहतर होगी। Is obviously depreciating against the US dollar. But do note that it is appreciating against pretty much every other currency, whether it's the euro, the British pound, the yen, and so on. And I think on a weighted basis, if anything, it is appreciating. So we need to be a little careful about judging a currency in that context. I think the Reserve Bank, quite correctly, is allowing that adjustment to happen. We have plenty of reserves which they are using to smoothen the course, but it would be unwise to try and defend the level in a situation where the US dollar is clearly strengthening very rapidly. Internationalization and allowing of rupee settlements, rupee-based settlements for our external trade, I think that's a very major measure in the medium to long term. I don't think that has too many short-term implications. But yes, allowing for the rupee to be used for international trade settlements is a big step in the direction of ultimately converting the rupee into a hard currency. As an emerging
economic power, we should aspire to having the rupee being used as an international currency, at least for trade with India, if not for even other countries. We should aspire for it to be a reserve currency. We should aspire for the rupee to be a part of,